गुड इवनिंग क्लास। आज मैं आपके साथ 2023 का रीजनिंग और पॉइंट्स का पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू 2025 और 2024 से थोड़ा सा हल्का सा मुझे अप लगा है। बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं कहेंगे हम, अप है, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक है, तो हल्के भी क्वेश्चन हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, थोड़े मैच द फॉलोइंग काफ़ी उसमें दिखे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम कितना जल्दी कितना कम सॉल्व करके वो बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं 2023 में। जैसे हमने हमेशा बताया, नंबर सीरीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नंबर सीरीज़ की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हमें हर जगह नंबर सीरीज़ दिखी है। देखिए 25 में भी दिखी थी, 24 में भी दिखी है, ठीक है, और ये 23 में भी दो क्वेश्चन है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल लाइटली ले ही नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो नंबर सीरीज़ हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी होगी इसको। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हमें कम दिखा है, एक ही क्वेश्चन दिखा है 25 में, तो देख लीजिएगा कोई टफ़ होता नहीं है। ये अगर आ रहे हैं तो बहुत आसान है। अल्फ़ा न्यूमरिक में भी नहीं आया है, नॉन वर्बल रिपीट हुआ है तीनों बार, 25 में भी है, 24 में भी है, 23 में भी है, नॉन वर्बल से क्वेश्चन आया है। तो हमें नॉन वर्बल को ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन जो है 25 में दिया गया है, 24-23 में नहीं है, तो हो सकता है 26 में पूछा जाए। तो अल्फ़ाबेट के दोनों क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें पेयरिंग काउंटिंग का पूछते हैं वो वाला क्वेश्चन, या मूवमेंट बेस्ड जो भी है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा। पज़ल देखिए, नंबर बेस्ड पज़ल कितनी कोडिंग डिकोडिंग से नहीं आया है, लेकिन तैयार रखिएगा। ये पज़ल से देखिए अभी दो क्वेश्चन आए हैं 23 में, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। पज़ल जो नंबर बेस्ड पज़ल होती है, फिगर बेस्ड आती है और क्वेश्चन उस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से देखिए दो क्वेश्चन है, मतलब ब्लड तो बिल्कुल टॉप पे ही रखिएगा। ठीक है, और आपका फिगर काउंटिंग से इस बार 3 क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा फिगर काउंटिंग का 2 है, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसको फिगर में ही अभी डाल दिया है। ठीक है, एनालॉगी जो मैं कह रहा हूँ हमेशा जनरल भी है, इसमें मैंने जनरल टर्म हटा दिया है अभी, लेकिन जनरल भी आई है, वैसे भी आई है। मैच द फॉलोइंग में एनालॉगी नंबर बेस्ड आई है इसमें इस बार। ठीक है, क्लासिफिकेशन का भी एक क्वेश्चन आया है और सेटिंग का भी एक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। साइलोजिज्म का भी एक क्वेश्चन आया है 23 में। स्टेटमेंट बेस्ड 2 क्वेश्चन आए हैं, थोड़े अलग टाइप के। ठीक है, और फिर ये जो मैंने ग्रीन किया ये क्वांट्स है। क्वांट्स के इसमें हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 3 क्वेश्चन दिखे हैं। 3 क्वेश्चन हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से दिखे हैं, तो मतलब इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बना रखिएगा। पीसी से हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन मिला, एक क्वेश्चन परसेंटेज से भी दिख रहा है मुझे, और एक क्वेश्चन हमें सिंपल इंटरेस्ट। तो मतलब क्वांट बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं आ रही है, लेकिन आ रही है, 5-6 क्वेश्चन भी हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें मिला है। और ज्योमेट्री से भी इस बार एक क्वेश्चन 23 में हमें एक क्वेश्चन दिखा था। ज्योमेट्री को भी हम देख लें, टीएसडी का भी एक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन है, मतलब ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टीएसडी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब एक क्वेश्चन हमें दिखा है, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है वो, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हमें अपने उसमें जहन में रखना। बहुत टॉपिक नहीं है, सिर्फ 25 टॉपिक्स दिख रहे हैं, मतलब इनको हम अगर अच्छे से रवा कर लें तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चनों पे। देखिए मैंने कहा था नंबर बेस्ड बहुत आ रहा है भाई, नंबर बेस्ड पजल फिगर वाली बहुत आ रही है। देखिए ये क्वेश्चन है, कोई ख़ास नहीं है, बट ये है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या रहता है कि कभी कदार आदमी फंस जाता है, नहीं समझ में आता है कि भाई क्या किया जा रहा है, क्योंकि एज सच कोई मेथड या कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो अगर आपने देखा नहीं है, कभी कदार बन जाता है, कभी कदार गेस करने में हमें दिक्कत होती है। क्या हो रहा है देखिए इसमें, देखिए इसमें 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और 7 और 6 का एडिशन किया जा रहा है। ठीक है, 7 और 6 को क्या कर दे रहे हैं, ये ऐड कर दे रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है 13। तो ये 20 + 13 क्या हो रहा है
33 हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वेरीफाई होता हुआ दिख रहा है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो यहाँ आपकी वॉइस लो आ रही है। अच्छा, वॉइस स्लो आ रही है। अब बेटा कैसी है, बेहतर है? यस सर। ठीक है। फिर देखिए, ये देखिए 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 कितना होगा, 42 प्लस 9, 5 और 4 का मैंने एडिशन किया, कितना आ रहा है, ये 42 हुआ, ये कितना हो गया 51 हुआ। मतलब ये वेरीफाई होते हुए दिख रहा है। अगर दो जगह वेरीफाई हो रहा है तो मतलब मैं सही उस पर हूँ। 9 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो मतलब मेरा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लिक हो रहा है, डी ऑप्शन क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की आ रहा है, सिक्वेंशियली आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, 25 में भी आया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इसको रखना है अपने उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्लड का क्वेश्चन 2 आया है, ये एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसके बाद शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है। क्या दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास टफ नहीं है। ब्लड में मैंने क्या कहा है, जो बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा होता है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अजय सेड, मतलब अजय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने आपको कई बार बताया है कि कभी भी नाम से जेंडर प्रेडिक्ट मत किया करिए अनटिल वो बताए ना। बाद में भले ही आंसर को देखकर हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन बिना उसके अपने से कभी, अजय मुझे लाख लग रहा है कि ये मेल है, लेकिन मुझे अभी बताया अगर नहीं जाएगा तो मैं अजय को क्वेश्चन मार्क लगा के रखूँगा, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले ये नोट बना लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा है। अजय बनाया, सबसे पहले जो बता रहा है उसको बनाइए। उसके बाद क्या है, माई मदर, तो अजय की मदर, अजय मदर, तो नेगेटिव मैंने बनाया इसको। उसके बाद क्या आ रहा है, फिर थोड़ा सा ग्रैंडसन की बात हुई है, तो मतलब कि दिस गर्ल, जिस गर्ल की बात कर रहा है, इज़ द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। एक चीज़ कई बार कंफ्यूजिंग होती है कि इसके और भी बच्चे हो सकते हैं, बहुत बार ये कन्फ्यूज़न आती है कि, लेकिन अगर जिक्र नहीं है तो फिर आप एक ही लेंगे। अब ग्रैंडसन की बात कर रहा है तो ग्रैंडसन मतलब क्या होगा, अजय का सन ही होगा। ग्रैंडसन क्या होगा, अजय का सन होगा, जो उसका ग्रैंडसन होगा, और ये उसकी वाइफ है जिस गर्ल की बात हो रही है। जिस गर्ल की ये बात हो रही है ये क्या है, उसकी वाइफ है, किसकी, इसके ग्रैंडसन की। तो ये अजय की क्या रिलेट लगी, अजय क्या लगा इनका, फादर इन लॉ। हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन हमारा क्लिक हो रहा है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर वो ग्रैंडसन कह रहा है, उसकी माँ के और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखा करिए, अगर जिक्र नहीं है तो हम अपने से नहीं सोचेंगे। अगर ओनली बता दिया तब तो बिल्कुल ही दिक्कत खत्म हो गई, लेकिन अगर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि और भी बच्चे हैं तो हम उसको ओनली ही एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि अजय का जिक्र है और किसी का जिक्र नहीं है, तो हम अपने आप से एज्यूम नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, अगर ऐसे भी एज्यूम भी करते तब भी वो फादर इन लॉ ही रहता। ठीक है, ग्रैंडसन होता तो ये भी उनके ससुर ही होते, भले ही कुछ होते मामाजाद ससुर होते या चचाजाद ससुर होते, जो भी होते, लेकिन ससुर ही होते हैं एंड ऑफ द डे। लेकिन हम करेंगे नहीं वो चीज़। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये। क्या हुआ, हंस रहे हैं? क्या है, द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन वर ₹10,000 एंड ₹16,000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 15%। मतलब सीधे सीधे 11,500 हो गई ना। हम टाइम नहीं लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है, 8%, मतलब कितना हो गया होगा, 480 रुपये बढ़ गया ना, है ना। तो 6480 यही हुआ ना, 480 रुपये बढ़ा ना, 80% क्या हुआ इसका, 480। कितना डिफरेंस, कितना सेविंग बढ़ रही है, क्या हो रहा है, देन द परसेंटेज। पहले सेविंग कितनी थी, पहली 4000 सेविंग थी, है ना। पहले इनकम कितनी थी इसकी, 10,000 रुपये थी, और खर्चा कितना था, 6,000 था। तो सेविंग कितनी हो रही थी, सेविंग हो रही थी 4,000 रुपये।
ठीक है, अब जो इनकम है वो कितनी हो गई, 11,500 हो गई है, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, 6480 हो गया है। तो मतलब कितना हो गया, 1020 रुपये और बढ़ गए ना, है ना, 1020 रुपये और बढ़ गए ना सेविंग में, बढ़े कि नहीं, कितने हो गए, 5000, ये देख लीजिए। तो 1020 रुपये अगर बढ़ गए तो 1020 4000 का कितना हो जाएगा, 25.5%। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें बहुत टाइम नहीं देना है, ठीक है। ये है सेविंग कितनी आ गई, ये अगर सेविंग आप देखेंगे तो 5020 रुपये सेविंग अब हो रही है, कितनी हो रही है, 5020 रुपये हो गई। ये 4000 से कितना इंक्रीज कर रही है, 1020। तो मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है। तो मतलब आसान भी आए हैं, ये नहीं आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट भी आए हैं, लेकिन तो अभी हम लेटर ऑन डिफिकल्ट भी देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ज्योमेट्री से आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। क्या है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का पैरामीटर फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखा कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, ठीक है। तो एरिया क्या दिया है, 120 दिया है, डायगोनल 1 क्या दिए मुझे, 24 दी है, तो डायगोनल 2 हमें फाइंड आउट हो जाएगी, क्या आ जाएगी डायगोनल 2 हमारी, कैंसिल आउट करिए, ये कितना आया 5, ये कितना आ जाएगा, डायगोनल 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 10। रोम्बस में एक प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस कैसा फिगर होता है, उसकी भी चारों साइड बराबर ही होती हैं, लेकिन बस कुछ ऐसा फिगर होता है, उसकी जो डायगोनल होती हैं वो आपस में बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे होती हैं, ठीक है। तो अगर ये एक 24 का है तो ये 12-12 का हो जाएगा, और ये 10 आ रहा है तो ये 5-5 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से ये 13 आ जाएगा। तो पैरामीटर क्या आ जाएगा, 13 इंटू 4 मतलब कितना आ जाएगा, 52 विल बी द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस में ये ध्यान रखिएगा, रोम्बस का जो एरिया होता है वो डायगोनल का प्रोडक्ट का हाफ होता है, जो भी डायगोनल की लेंथ है उसका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका हाफ जो होता है वो आपका एरिया ऑफ रोम्बस होता है। और रोम्बस में जो भी डायगोनल होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री पे रहती हैं, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस से आराम से निकाल लिया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये टीएसडी से आया हुआ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस जो बोला था, क्या कह रहा है, एन एथलीट, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एन एथलीट टेक एज मच एज टाइम इन रनिंग 200 मीटर एज कार टेक्स 500 मीटर। मतलब कार अगर 500 मीटर जाती है, ठीक है, तो एथलीट जो है वो 200 मीटर जाता है, ठीक है। अब मुझसे कहा जा रहा है जो कार है अगर वो 2 किलोमीटर चली गई, मतलब इसका 4 गुना हो गया ना, 2 किलोमीटर कितना हुआ, 200 मीटर हो गया, 2000 मीटर हो गया, तो मतलब इसका 4 गुना, तो मुझे इसका भी 4 गुना करना है। ये आया हुआ है क्वेश्चन टीएसजी से, लेकिन इसलिए हमें फिर तैयार रखना है कि मान लीजिए अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो हम तैयार रहें। यहाँ पे आसान आ गया है तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर अच्छा हमारे सामने आए तो हम तैयार रहें। तो कभी कभी टॉपिक की हिंट को भी फिर तैयार उसके लिए रखा करिए, मतलब इसको भी आपको देखना है, टीएसजी को भी अच्छे से देख लेना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस को भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया, कौन सा आंसर आ रहा है, 800 मीटर हमारा आंसर आ रहा है। ये थोड़ा सा अजीबो गरीब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये साइलोजिज्म नहीं है, उससे अलग है। इसमें बस ये ध्यान रखा करिए जो स्टेटमेंट दिया है उसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोचेंगे अपने से, अगर नहीं दिया है कुछ भी। अब क्या कह रहा है, रवीन्द्रनाथ टैगोर रोट मेनी पोएम्स, भाई पोएट हैं, ऑब्वियस सी बात है, पोएट ने बहुत सारे। उसके बाद एक स्टेटमेंट दे रहा है कि एवरी पोएट हैज़ एथिस्टिक नॉलेज, सारे पोएट्स को इसकी नॉलेज होती है। और एथिस्टिक जो है वो किसका पार्ट है,
एक्सियोलॉजिकल स्टडी का कुछ पार्ट है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्या टर्म बहुत टिपिकल टेक्निकल टर्म लिखे हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या बता रहा है इसी से देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ। रवींद्रनाथ टैगोर एक पोएट है और जितने भी पोएट हैं उनको इसकी नॉलेज होती है, और ये जो चीज़ है वो किस डिसिप्लिन का पार्ट है, वो इसका पार्ट है। तो क्या है, रवींद्रनाथ टैगोर डिड द डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात की होगी जब ये बता रहा है कि एवरी पोएट हैज़ दिस नॉलेज और ये इसका पार्ट है, तो ऑब्वियस की बात इसका पार्ट है, तो इसके कुछ पार्ट की उसने स्टडी की होगी, तो ये तो सही लिख रहा है। लेकिन ही फॉलोड द बेस एंड लॉजिक एंड एथिक, इसकी कोई बात नहीं हुई, भले ही वो करता हो, मुझे इससे डिनाई नहीं है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में ऐसी कोई भी बात हुई नहीं है, तो इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो एथिकल नहीं था, बहुत खराब था, लेकिन हम क्या ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ना, इन्हीं के ऊपर बेस्ड अपनी कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, मतलब अपने एंड से कोई भी हम दिमाग नहीं लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, इफ ओनली वन फॉलो। ठीक है, क्लियर है आपको? ये देखिए ये उसका क्वेश्चन आया है सिटिंग का, इसको आप डायरेक्शन का भी कह सकते हैं, सिटिंग का भी कह सकते हैं। जल्दी से बना लेते हैं। क्या है, 2 boys 2 girls आर प्लेइंग कार्ड एंड आर सीटेड एट नॉर्थ ईस्ट, ये कॉमा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ऑफ ए टेबल, नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, तो अगर हम टेबल बना लेते हैं उस पर 4 पोजीशन बना देते हैं, एक कौन सी साउथ फेसिंग बना देते हैं, एक हम वेस्ट फेसिंग बना देते हैं, और एक हम ईस्ट फेसिंग बना देते हैं, और एक हम नॉर्थ फेसिंग बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमेशा ज़रूरी होता है फ्रेमवर्क बनाना, अगर फ्रेमवर्क बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट, कोई भी लड़का जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं देख रहा है, मतलब यहाँ पे गर्ल ही आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, गर्ल ही आएगी, यहाँ पे बॉय नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ सेम सेक्स, मतलब यहाँ पे बॉय होना ज़रूरी है। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, 1 गर्ल इज फेसिंग साउथ, कई बार ऐसे भी जल्दबाजी भी नहीं की जाती है, ये पजल नुमा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कई बार अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलत भी हो सकता है। 1 गर्ल इज फेसिंग साउथ, तो ये क्या है, गर्ल यहाँ पे, ये क्या होगा, बॉय। अब हमसे क्या पूछा गया है, विच डायरेक्शन आर बॉय फेसिंग, बॉय किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, और किधर देख रहा है, और वेस्ट में देख रहा है। कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है? कई बार बहुत जल्दी भी नहीं करना चाहिए, कई बार जहाँ पे बहुत श्योर हो, अगर श्योर हो रहे होते तो कर देते, लेकिन कई बार क्योंकि ये क्या है, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर गलत हो गया तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी। ठीक है, और हलवा चीज़ है तो फिर आपको बहुत दुख होगा, हमसे बहुत बार हलवा क्वेश्चन गलत हुए हैं, हमको दुख होता है, तो हम नहीं चाहते कि हमसे कभी भी हलवा क्वेश्चन गलत हो जाए उसमें। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई खास चीज़ नहीं है, और बहुत नेचुरल फिनोमेना दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं हुई। क्या है, व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट, हमें भाई फिजिक्स में पढ़ाया भी गया था, इज पास थ्रू ए प्रिज्म, इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू द कंस्टिट्यूएंट कलर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये हमें पढ़ाया गया है, सही है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाई, दोनों ही सही लिख रहे हैं हमें, तो मतलब हमारा क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब इसमें टाइम नहीं लगाना है हमें, जितना जल्दी हम कर सकें। ये देखिए सीरीज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए। -1 0 7 26 63 -215 एंड 342, क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, लेकिन कुछ नहीं है, ये क्या किया गया है, अगर आप देखेंगे तो 0 क्यूब -1, 0 क्यूब -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1, 1 क्यूब -1 क्या आएगा, 0, और फिर क्या है, 2 क्यूब -1 क्या आ जाएगा, 7, और फिर क्या आएगा, 3 क्यूब -1 क्या आ जाएगा, 26, 4 क्यूब -1 क्या आ जाएगा,
63, मतलब हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा होगा 5 क्यूब -1, मतलब 124 विल बी माई आंसर। क्योंकि आगे क्या है, आगे वही सेम फॉलो कर रहा है, क्या चीज़, 6 क्यूब -1, मतलब क्या आ रहा है 215। तो मतलब ऐसी हल्की सीरीज़ें आ रही हैं, कोई ख़ास ऐसा दिख नहीं रहा है जो हमें दिक्कत करे। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्या है 124 विल बी माई आंसर। ठीक है, आगे चलें, ये क्लियर है सबको। इतना आसान आ रहा है, 25% पेपर है ये भाई, तो सोच लीजिए बिल्कुल। अभी देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखा करिए, क्या देखा रहा है, आ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स, 10 साल में अपने आप को डबल कर दे रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा बेवकूफ़ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पढ़ाया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा चालू होता है। एक चालू बंदा होता है तो वो आपको अगर उधार देगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट ऐड होता रहता है और प्रिंसिपल आपका नेक्स्ट में जो होगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा बेवकूफ़ होता है, वो सिर्फ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करता है जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है। तो साफ दिख रहा है 10 साल में अगर बढ़ रहा है तो 10 10 10 10 करके 10 में बढ़ जा रहा होगा, तो मतलब क्या हो रहा है 10%। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बेवकूफ़ है सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें आराम से ये ए ऑप्शन दे जाएगा। हमने शायद एक किस यहाँ पे सीआई का लेक्चर बहुत बढ़िया सा लिया हुआ है, अगर आपने वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको सीआई और एसआई बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। ये देखिए, ये सब थोड़ा, ये जनरल एनालॉजी क्वेश्चन है। जनरल एनालॉजी, जनरल में क्या होता है भाई कि हमें आता है या नहीं आता है, लेकिन ऐसे मैच द फॉलोइंग में थोड़ा सा ये भी सोचते हैं। देखिए अब कैसे ऑप्शन रिड्यूस करेंगे, ये तो सबको क्लियर है बिल्कुल जनरल कि मॉस्किटो जो है वो मलेरिया से रिलेट करता है। मतलब ये दो ऑप्शन तो मेरे फौरन खराब हो गए, है ना, खराब हो गए कि नहीं। तो मतलब कि हमारे को सी और डी में अब कंसिडर करना है, बी को चेक करना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, बी की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बी दोनों में सेम दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये क्या होता है, ये किससे रिलेट करता है, अब यही दिक्कत हो जाती है। मैंने क्या कहा, एनालॉजी है इसमें। अब मुझे भी ये कौन सी बीमारी है भाई, डॉक्टर्स को लेके आना पड़ेगा मेरे को अपने साथ कि भाई आके ये एनालॉजी का सवाल आया, उसमें कोई आपका टर्म यूज़ किया है बताइए, तो देखना पड़ेगा ये किससे, बैक्टीरिया से रिलेट होता है। अब मुझे ये पता चल गया तो मैं कर ले रहा हूँ, तो मतलब कौन सा है, C1, मतलब ये डी ऑप्शन मेरा सही है। अब ये क्या है, हमें नहीं पता यार, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, और आ रहे हैं अगर कंटिन्यूसली ऐसे क्वेश्चन तो हमें ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखनी है। अब हमें एक डॉक्टर चाहिए अपने साथ जो बताए भाई ये सिरहोसिस क्या चीज़ है और ये किससे रिलेट करता है ना। सी नहीं है, डी है। नहीं नहीं, लीवर नहीं है, बैक्टीरिया है। अब मुझे पता भी नहीं है, बहुत श्योर बता दे रहा हूँ, मैंने जहाँ से ऑप्शन देखा है यही बता रहा हूँ। एनालॉजी मतलब मुझे भी क्लियरिटी नहीं है भाई। अब मैं डॉक्टर तो नहीं, रीजनिंग का एक फैकल्टी हूँ, आप मुझसे हैं। अच्छा, टाइफाइड जो है वो किससे होता है, डी का फर्स्ट है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, सी का मैंने सेकंड किया है ना, हाँ हाँ हाँ, मैंने सी का सेकंड किया है ना, तो ये सी ऑप्शन है, सही कह रहे हैं, वो मैंने क्लिक कर दिया है गलत। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का मतलब इसको सॉल्व कराना मतलब नहीं था मेरा। आपसे ज़्यादा इसके ऊपर बात ये थी कि ये ऐसी चीज़ है कि हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी टर्म आ जाए जो आपको क्लियर ना हो। अब नहीं पता, सिरहोसिस मुझे नहीं पता है, टाइफाइड तो मैंने सुना है, सिरहोसिस नहीं सुना है। नहीं सुना है तो भाई नहीं सुना है, कोई इसमें वो नहीं है। तो आपको ऐसे जनरल टर्म्स जितने भी एनालॉजी में मिल जाए देख लिया, और ये कंटिन्यूसली आया हुआ है सीयूईटी में, कंटिन्यूसली 3-4 बार से हमें दिखा है, हमें हर बार इसका क्वेश्चन मिला है, तो हमें इसको तैयार रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसका क्या होगा बहुत जल्दी से बताइए। स्क्वायर तो मुझे फौरन दिख जा रहा है, कुछ ऐसा फिगर है, एक ही ऐसा फिगर है जहां पे स्क्वायर दिख सकते हैं, तो ये तो 5 है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद क्या है, हमारे को कितने ट्रायंगल काउंट करने हैं। ये फिगर से हमें कितने मिल जाएंगे, 16 ट्रायंगल मिल जाएंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट से, ये वाले कॉन्सेप्ट से हमें कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 ट्रायंगल मिल जाएंगे इस पोर्शन से हमें। उसके बाद ये हुआ 17, ये हो गया आपका 18, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा हो गया 19, ये हो गया 20, ठीक है। और ऐसे आप काउंट करिए। उसके बाद इसमें भी आपको मिलेंगे कितने, 3 यहाँ पे मिल जाएंगे, तो 23 हम यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद एक ऐसा फिगर भी दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ठीक है, इसमें भी आपको मिलेंगे। ये तो हम काउंट ही कर चुके हैं, ये हमने नहीं काउंट किया है ना, ये वाला नहीं काउंट किया है, तो ये 24 हो जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, फिर देखिए ऐसा एक 26 हो जाएगा, 26 के ऊपर 27 आ गया, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया हमारा, क्लिक हो गया हमारा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड केस को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा। स्टैंडर्ड केस ये वाला, तो आपको ये क्या होते हैं, डायरेक्टली आंसर दे देते हैं कई बार। ये सब जो स्टैंडर्ड केसेस हमने आपसे डिस्कस किए थे, तो इनको आपको बस जल्दी, बस ये है मिक्सअप होता है थोड़ा सा, तो कभी कदार होता है कि थोड़ा सा स्लाइड से मिस्टेक हो सकती है, तो आपको केयर करनी है बस। क्लियर है यहाँ तक? इसका क्या आंसर होगा, रेड करिए। Consider the adjoining diagram. What is the minimum number of different colors required to paint the figure such that no two adjacent regions have same color? एक चीज ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट ये दोनों कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा एडजेसेंट, ठीक है। 3 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें देखिए कितने हैं, कैसे हम करेंगे, सिर्फ इसमें देखिए, इसमें ही सबसे मैक्सिमम है हमारे पास 1, ये ही हमारे पास पार्टीशन मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं। तो कितना होगा हमारे पास, 4 कलर हमें मिनिमम यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे 1 को हम इरेज करें, 1 को इरेज करें, 2 इसको इरेज किया हमने, और इसको इरेज किया हमने, और नहीं 4 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, हैं 3 में ही हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 3 में, ये 4 का आंसर है इसका, चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर 4 है, एडजस्टेंट नहीं होना है बस, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 4 है, ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैंने फिगर में दे दिया, तो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। काउंट करिएगा, चेक करिएगा थोड़ा सा, तो बन जाएगा मिनिमम। इसको फिलहाल मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। अभी फिलहाल इसका आंसर जो हमें दिया हुआ है, इसको मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, इसका फिलहाल 4 लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। आंसर जो हमें दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, मैं इसको बहुत जल्दी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। या मुझे अभी देखना पड़ेगा, तो मैं अभी टाइम इतना नहीं ज़ाया करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखना पड़ेगा और कुछ है नहीं, ठीक है, लगा के। तो 4 मुझे आंसर इसका दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्लिक कर लीजिए। इसका क्या होगा, इसका आंसर लोगों ने सी क्लिक किया है, लेकिन मुझे तो डी लग रहा है यार, आप बताइए क्या होगा। ये नॉन क्लासिफिकेशन का एक नॉन वर्बल वाला क्वेश्चन दिया है, मुझे स्पायर में देखा तो उन्होंने ये सी क्लिक किया है, मैं डाउट में हूँ, मुझे सी नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे देखिए हर में इंटरनल्स के बाद ये वर्टिसेस से आ रहा है ना, ये वर्टिसेस से ये चीज़ ज्वाइन हो रही है ना। यहाँ पे भी देखिए इस फिगर में भी यही चीज़ हो रहा है कि वर्टेक्स से ये चीज़ ऐसे ज्वाइन की जा रही है ना। यहाँ पे भी ये वर्टेक्स से ही हो रही है, हेक्सागन ज़रूर है लेकिन ये वर्टेक्स से ही ज्वाइन की जा रही है, और सेम फिगर आउटर भी है और सेम फिगर इनर भी है। बस एक यही केस है जहाँ पे वर्टेक्स से नहीं हो रही है, साइड से हो रही है, तो ये मुझे ऑड मैन आउट लग रहा है इसमें, और मुझे यही श्योर है कि वो गलत है, तो यही ऑड मैन आउट है, ठीक है। तो इसको क्लिक कर लीजिए, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा दिमाग लगाना, स्पायर ने इसको क्लिक किया है, गलत है वो,
ठीक है, तो ये है आपका ऑड मैन आउट का डी ऑप्शन है। क्लियर है भाई? तो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने। ये देखिए, ये हमेशा आया है भाई, नॉन वर्बल सीरीज का एक क्वेश्चन हमेशा आया है। तो जितनी 30-40 क्वेश्चन आप बना सकें बना लीजिए, कुछ नहीं किया इसमें, तो बहुत सिंपल सी है। देखिए क्या है, ये प्लस था और ये लाइन थी, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, बस ये लाइन मूव की है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये लाइन की पोजीशन स्टैटिक है, लेकिन ये सिंबल मूव जरूर किया है, लेकिन वो सिंबल भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब सेकंड में देखिए क्या हुआ है, ये सिंबल स्टैटिक है, ये लाइन मूव कर गई है, ठीक है। अब थर्ड में क्या होगा, ये लाइन स्टैटिक है, क्या हो गया, ये सिंबल चेंज हो गया है, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट क्या होगा, ये सिंबल को स्टैटिक किया जाएगा, ठीक है। ये सिंबल हमारा क्या कर दिया जाएगा, स्टैटिक कर दिया जाएगा, और क्या मूव कर जाएगी, हमारी लाइन मूव कर जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारा चौथा वाला ऑप्शन इसका क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल ऐसे ही होता है, मतलब कोई खास चीज नहीं होती है। इससे पहले वाला हमने नॉन वर्बल देखा था तो बड़ा कंफ्यूजिंग था, इसीलिए कह रहा हूँ कि नॉन वर्बल एटलीस्ट आपको एक RS अग्रवाल बेस्ट है भाई। RS अग्रवाल का एक बार नॉन वर्बल सीरीज से हर बार क्वेश्चन दिखा है हमें, 23 में भी दिखा है, 24 में भी दिखा है, 25 में भी दिखा है, तो 40-25, क्योंकि देखना है, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है, देखना है और आपको समझना है कि क्या हो रहा है, हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, एडिशन ऑफ सिंबल भी होता है, रोटेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर 50-60 क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो फिर आप बहुत अच्छी स्टेट में हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या है इसमें, देखिए बताइए आंसर। मेरे को क्या दिखा यहाँ पे, मैंने देखो ये, क्योंकि ये तो गैप है तो इसमें तो मैं कुछ नोटिस कर नहीं पा रहा हूँ। इसको जब मैं नोटिस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे ये 2 का गैप बढ़ गया, ये 5 हो रहा है। फिर मैंने नीचे नोटिस किया तो ये 15 था और ये 17 हो रहा है, ठीक है। अब मैंने जब इन दोनों के बीच में ये गैप देखा कि टोटल गैप कितने का है, तो ये मुझे 20 का दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक 9 और एक 11 से फिल कर रहा हूँ। 9 अगर प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, 26 आएगा, प्लस 9 करिए क्या आएगा, 26 आएगा, और प्लस 11 करिए तो क्या आएगा, ये 37 आएगा। मैंने उनकी वही प्रॉपर्टी फॉलो कर ली। मैंने 2 जगह ये चीज़ देखी, मैंने नोटिस किया मैंने कि ये 3 का था तो सेकंड वाला जो डिफरेंस है वो 2 से इंक्रीज किया गया है। सर नीचे भी यही चीज़ हमने देखी कि 15 था और नेक्स्ट वाला डिफरेंस क्या किया गया है, 2 से इंक्रीज किया गया है। फिर मैंने देखा कि शायद इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो जब मैंने चेक करके देखा तो मुझे अप्लाई, पहले डिफरेंस मैंने देखा टोटल कि कितना डिफरेंस है इन दोनों में, तो 20 का मुझे डिफरेंस दिख रहा था। तो मुझे लगा कि ये 9 और 11 में मैं सेट कर सकता हूँ, तो मतलब मेरा कोई ऑप्शन है 26 मेरा ऑप्शन है इसका, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ भी कई बार आ जाते हैं, मतलब बनते नहीं है इस, और आ रहा है कंटिन्यूअसली तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। आ रहा है कंटिन्यूअसली तो हमें इसको भी देखना है, बहुत देखेंगे, मिल जाएंगे, इंडिया विक्स पे भी मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। आज बड़ी क्लास हमारी शांत है। वेदर, देयर आर 8 मेंबर, ब्रावो एंड प्रेविया आर सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स मतलब क्या होता है, भाई बहन है ना। एंजल इज काजल्स ग्रैंड डॉटर, काजल हु इज प्रियाज मदर इन लॉ, जीवा इज मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम, टिम इज द सन ऑफ सैम हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रावो, Smith is the eldest male in the family, Angel is not Jiva, so how is Bravo related to Jiva? अच्छी खासी चीज़ें दे डाली है ना, ठीक है। अच्छा वेस्ट इंडीज़ की टीम दे दी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो कुछ बस इतना पता चल रहा है कि ब्रावो एंड प्रीविया जो हैं वो भाई बहन है, जो भी भाई बहन है, जो भी ये नाम से प्रेडिक्ट। एंजल इज काजल ग्रैंड डॉटर, तो पहले तो हम काजल का ग्रैंड डॉटर है, मतलब एंजल का तो पता है हमें जेंडर, काजल का जेंडर नहीं पता है, हम नाम से नहीं प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम काजल बनाते हैं, सबसे पहले हमने काजल बनाया, अभी हमें जेंडर नहीं पता है तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, इन्फॉर्मेशन अगर आगे हमें मिलेगी तो हम देखेंगे। ग्रैंड डॉटर कह रहा है तो मतलब कि
इनके कोई होंगे जो इनके पुत्र होंगे या पुत्री होंगे, वो भी अभी मुझे क्लियर नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं किया। और एंजल के बारे में मुझे पता है, एंजल क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब मैंने क्या किया, नेगेटिव लगा दिया। मतलब पहला स्टेटमेंट जब मैंने रीड किया तो मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिली यहाँ से, क्या है, एंजल इज काजल ग्रैंड डॉटर, काजल हु इज प्रिया मदर इन लॉ। अब काजल का जेंडर पता चल गया मुझे, क्या कह रहा है, काजल हु इज प्रिया मदर इन लॉ। काजल कौन है, प्रिया की मदर इन लॉ है, मतलब काजल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और प्रिया भी कौन हो जाएगी, प्रिया की मदर इन लॉ है। तो यहाँ पे प्रिया को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सास है तो प्रिया। अभी प्रिया के बारे में मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि प्रिया फीमेल ही होगी अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मदर इन लॉ है, मतलब ये इनका बेटा ही होगा जहाँ तक है, ठीक है, मैंने लगा दिया इतना, ठीक है। उसके बाद क्या है, जीवा इज मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम। जीवा जो है वो एक मैरिड वुमेन है और ओल्डर देन टिम है, इससे कोई खास मुझे, एंड टिम इज द सन ऑफ सैम, टिम इज द सन, अब अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि उससे रिलेट नहीं हो रहा है कहीं पे, उससे कहीं से रिलेशन हमारा बन नहीं पा रहा है, तो उसमें हम अभी लगा नहीं सकते। तो क्या है, ब्रावो एंड प्रिया, हाँ 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 हाँ, ब्रावो एंड प्रिया जो है वो सिबलिंग्स हैं। ये एक चीज़ आपने अच्छी मुझे बताई, ऊपर वाला पॉइंट जो था, मतलब एक कोई बंदा है ये, ठीक है, इनके मम्मी पापा कुछ होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, ठीक है, जीवा इज मैरिड वुमेन and is older than Tim. Tim is the son of Sam, who is brother-in-law of Bravo. Tim is the son of Sam. Tim किसका son है, Sam का, and who is brother-in-law of Bravo. Bravo किसका है, इसका है, तो ये कहाँ, ये कौन होगा, ये कौन होगा, Sam होगा। फिर से देखिए, ये Tim होगा और ये कौन है, ये Sam होगा, ठीक है। क्या लिखा है, जीवा इज अ मैरिड वुमेन एंड ओल्डर देन टिम, इससे कोई वो नहीं, टिम इज द सन ऑफ सैम हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रावो, स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली। हैं, टिम की जगह सैम होगा, हैं, क्या है, रुकिए रुकिए, क्या लिखा है, चाहिए तो लिखा है टिम इज द सन ऑफ सैम, सही तो लिखा है, टिम इज द सन ऑफ सैम, सही तो लिखा है, मैंने गलत नहीं लिखा है बेटा, मैंने गलत नहीं लिखा है, उसके बाद वाला बता रहे हैं, सैम, ठीक है, क्या है, टिम इज द सन ऑफ सैम, और इसके बाद रिलेट कैसे किया है, क्योंकि वो ब्रावो का क्या दिया हुआ है, एंड टिम इज द सन ऑफ सैम एंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ क्या हुआ, मतलब उनका जीजा हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली एंड एंजल इज नॉट जीवाज डॉटर, एंड एंजल इज नॉट जीवाज डॉटर, एंड जीवा इज एन ओल्डर देन टिम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। सैम हु इज, अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत हो गया, मैं ब्लड रिलेशन ने मुझे उलझा दिया है, मज़ा आ गया आप लोग को, हैं, फिर से बताइएगा। सबसे पहले क्या है, ब्रावो एंड प्रिया सिबलिंग, और ये 8 लोगों की फैमिली है, एंजल इज द काजल्स ग्रैंड डॉटर। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, काजल, काजल नेगेटिव बना ही लेते हैं, पता चल चुका है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ होगा, और एंजल इज द काजल ग्रैंड डॉटर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, काजल हु इज प्रियाज मदर इन लॉ, काजल हु इज प्रिया मदर इन लॉ, मतलब कि प्रिया यही होगी, ठीक है। काजल who is Priya's mother-in-law, and Jiva is a married woman and is older than Tim. Jiva एक married woman है and older than Tim है, and Tim is the son of Sam.
टिम जो है सन ऑफ सैम, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सैम होगा और ये यहाँ पे ब्रावो होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब हल्का सा हु नहीं देखा तो सारा माजरा ही पलट गया है। ठीक है, सैम हु इज द ब्रदर इन, स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल। स्मिथ कौन है? एल्डेस्ट मेल है। स्मिथ कौन होगा? है काजल का है? अच्छा हाँ, टिम कहाँ पे आएगा? किसका भाई बेटा है? टिम जो है, टिम इज द सन ऑफ सैम, तो टिम कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिया? एक और दिया है, जीवा इज ए मैरिड वुमेन एंड ओल्डर देन टिम। जीवा जो है वो मैरिड वुमेन है और ओल्डर देन टिम है। जीवा को कहाँ पे सेट करेंगे? स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली। स्मिथ कहाँ पे सेट होगा? एंड सो देख ले हैं बेटा, काजल के साथ। काजल की साइड कौन सेट होगा? स्मिथ। ये स्मिथ है, स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली एंड एंजल इज नॉट जीवास डॉटर। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिया मैंने लगाया है वो इससे गलत हो रहा है, तो हमारा जीवा कौन हो जाए? एंजल इज नॉट जीवास डॉटर, तो मतलब एंजल प्रिया की हो गई, ये भी मैंने गलती से बना दिया था। सो हाउ इज ब्रावो रिलेटेड टू जीवा? जीवा क्या है? जीवा का कुछ दिया नहीं है यार। ब्रेवो की वाइफ हो सकते हैं। जीवा इज द मैरिड वुमेन एंड ओल्डर देन टिम है ना। जीवा इज मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम, तो जीवा कहाँ पे सेट करोगे? एंजल इज नॉट जीवास डॉटर। ब्रावो की वाइफ होगी? नहीं, ब्रावो की कैसे हो जाएगी? सर एक भाई मेल बचा है? ये कंफ्यूजिंग हो रहा है ना? हाँ, टिम से बड़ी है, लेकिन कहाँ पे सेट करें? कुछ हमें बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसको होल्ड करिए, इसको होल्ड कर लेते हैं हम इसको बता देंगे आपको एक्सक्लूसिव। हम इसका छोटा सा एक स्नैप बना के डाल देंगे, देख लेंगे एक बार पहले। ठीक है, इसको होल्ड कर दीजिए। ठीक है, हमें लगा था सिंपल ब्लड वाला क्वेश्चन होगा, थोड़ा पजल नुमा है, थोड़ा सा देख लें, कुछ मिस हो रहा है। स्मिथ तो आ रहा है, लेकिन मुझे जीवा का सेट नहीं होता हुआ दिख रहा है। एंजल इज नॉट जीवास डॉटर, तो एंजल कहाँ पे सेट करेंगे? हम ऐसे नहीं कह सकते, ब्रावो का अगर नहीं बोला है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो ब्रावो की है या ऊपर है। मैं सेट कर सकता हूँ जीवा को ऊपर भी, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कैसे सेट कर दूँ? मैं चाहूँ तो जीवा को यहाँ पे लगा दूँ, जीवा को मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेट कर दूँ और नेगेटिव कर दूँ, तो इससे क्या हो जाएगा? जीवा का ये सन हो जाएगा। ऑप्शन ए क्लिक हो रहा है, लेकिन मैं बहुत श्योर अभी नहीं हूँ उस पर। मैं यहाँ पे बहुत श्योर नहीं हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि अभी कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, बस एक यही स्पेस दिख रही है, यहाँ पे मैं जीवा को सेट कर सकता हूँ। जीवा जो है एक मैरिड वुमेन बताया गया है, लेकिन क्या है? ओल्डर देन टिम बताया। टिम तो बहुत ही छोटा है, जीवा बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है, तो अभी बहुत सेट नहीं हो पा रहा है, तो ए ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन हल्की सी मिसिंग है, या अभी हम रीड आउट कर लेंगे बात। ठीक है, फिलहाल आप सन पे क्लिक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अभी इसको डाउटफुल रखना। कैसे कह सकते हो? क्लियर नहीं है ना? कहाँ पे मेंशन है? मैरिड वुमेन उधर कुछ कहाँ है? नहीं, हाँ नहीं, मम्मी कहाँ है? काजल तो सैम की मम्मी है, ये प्रिया की मदर इन लॉ है। काजल जो है ये प्रिया की मदर इन लॉ है। अभी बता दूंगा, इसको फिलहाल होल्ड कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल होल्ड कर लीजिए, इसको वीडियो में मत डालिए इसको। ठीक है, फिलहाल इसको होल्ड कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो होल्ड कर लीजिए। अब ये देखिए क्या आ रहा है, ये नंबर एनालॉगी आ गई है 881 64। ये इसमें एक चीज ये देखा करिए कि कैसे हम जैसे देख रहे हैं, हम यहाँ पे हम चाहें तो हम एक ही क्वेश्चन से बना सकते हैं। ये जैसे 8 है, ये क्या दिख रहा है? 2 क्यूब दिख रहा है, और ये क्या है हमारा? 3 की पावर 4 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है हमें नेक्स्ट वाला? 4 क्यूब,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारा 5 की पावर 4, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये 625। तो ऐसे केस में हम पहले ही से, अब देखिए ए का 4 दिखा और ए का कहीं भी 4 नहीं है, तो मतलब हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हम सब कर दें। तो हम अगर ये एग्जाम में बना ले रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो हम ये पूरी एनालॉजी नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये अलग अलग क्वेश्चन आ गया तो बनाना पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग में है तो हमें दिख गया कि ए का 4 ऑप्शन है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो मतलब यही सही होगा, ठीक है। और कहीं भी A2 है, A3 है, A2 है, ठीक है, तो और कहीं ये सही नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें सेट हो रहा है, लेकिन हमें और भी करना है। अब इसको हम कर लेते हैं सिर्फ, इसका क्या होगा, कैसे हो रहा है ये 182 कैसे आ रहा है, 14 स्क्वायर कितना होता है, दो तरीके से हो जाएगा, 14 स्क्वायर माइनस 14 कितना होगा 182 होगा, 14 कितना होता है 196, तो ये कितना आ रहा है, ये हमारे को पता नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं 210 क्या होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 कह रहा हूं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर माइनस 15 कितना होगा 210, ठीक है। और ये क्या है 380 है, तो ये 20 का स्क्वायर माइनस 20 कितना हो जाएगा 380, तो क्या दिख रहा है ये 15 है, तो यहाँ पे 4 का वो बढ़त हो रही है, तो ये 14 है, तो ये क्या हो रहा होगा 18 स्क्वायर माइनस 18 होगा ना, कितना आ रहा है देखिए 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, अच्छा सॉरी 5, क्या हो जाएगा 19 स्क्वायर माइनस 19 कितना आ जाएगा 342, जो हमको ऑप्शन क्लिक होता हुआ दिख रहा है। इसलिए हम इंडिविजुअली बना ले रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम ना बनाते, अभी हम इंडिविजुअली इसलिए बना ले रहे हैं क्योंकि ये एनालॉगी है, और ये नंबर्स एनालॉगी ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला है हम आपको बता दें। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आते हैं रीजनिंग में जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या होगा, ये क्या है 42 है, ये क्या है 56 है, 42 कैसे आया 6 का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 7 into 8, हाँ 7 स्क्वायर माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 42, बिल्कुल सही है। 8 स्क्वायर माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 56, तो ये क्या है हमारा 11 स्क्वायर माइनस 11, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारा 12 स्क्वायर माइनस 12, मतलब कौन सा आ जाएगा 132। लास्ट वाला क्या है 48 और 122, ये क्या होगा, ये कर लीजिए सारे। देखिए एक ही क्वेश्चन में विद इन कितने, हमें करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में हमें नहीं करना था, लेकिन अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। ये क्या होगा 48 है और ये 120 स्क्वायर प्लस 1 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 11 स्क्वायर, मतलब प्लस स्क्वायर में 4 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, ये क्या होगा फिर स्क्वायर माइनस 1 से, अच्छा प्लस 1 हो रहा माइनस 1 हो रहा है, मैं सर की मैथ्स बहुत खराब है, यस चलिए ठीक है कोई नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं ये 7 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है हमारा 11 स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक जगह माइनस हो रहा है एक जगह प्लस हो रहा है, और इसमें भी प्लस 4 हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है 168 कैसे आ रहा होगा 13 स्क्वायर माइनस 1, और आगे क्या जाएगा 17 स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 290, ठीक है। ये कितना आएगा 289 आएगा और प्लस 1 करेंगे। तो हमें याद रखना ये सारा, ये क्वेश्चन हमने इतना लंबी इसलिए किया क्योंकि इसमें क्वेश्चन के विद इन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में ये आएगा तो हमें इसीलिए दिया भी गया है, ऐसे ही दिया है कि आपसे वो पहली वाली एनालॉजी सॉल्व कराना चाह रहा है, चारों एनालॉजी करा देना मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। क्लियर है आपको, चलिए आगे चलते हैं हम, यहां तक क्लियर है, श्योर है। ये देखिए बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आए, इसीलिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा लेवल पेपर का अप है। क्या होगा इसका, कैसे किया जाए, नंबर ऑफ, देखिए
हम कैसे कर सकते, हमें करना सब है, अभी हम करेंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन हम वहां पे एग्जाम दे रहे हैं। तो हम देखिए तीसरा वाला देखते हैं। आपको डायगोनल पता है ना पॉलीगन में कैसे निकालते हैं? एक ऐसा ये 100 साइड्स दे रहा है, ठीक है, हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, NC2 माइनस n से नंबर ऑफ डायगोनल पता चलते हैं ना। अगर पॉलीगन में 100 साइड हैं तो कितने डायगोनल्स होंगे, क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 100 साइड। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास n पॉइंट्स होंगे, अगर 100 साइड्स हैं, n पॉइंट से 2 पॉइंट कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें डायगोनल भी, साइड भी इंक्लूड हो गई होगी। तो साइड को अगर हटा दें हम तो हमें डायगोनल पता चल जाएंगे। तो ये कितना आ रहा है, 100C2 माइनस 100, ये सॉल्व करिए कितना आएगा, ये 100 इंटू 99 2 इंटू 1 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा हमारा 50। मतलब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये C से 4 वाला मिल जाएगा। और अब आप देखिए C4 सिर्फ एक ही जगह दिया है, C4 आप देखिए चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही बार दिया है। तो जो बंदे ने भी ये क्वेश्चन बनाया है वो ये चीज A से भी कर सकते थे, A से भी आप, मतलब एक ही क्वेश्चन करना होगा, मैच द फॉलोइंग सिर्फ डराने के लिए होगा। अगर हम A वाला भी बनाते, A वाला क्या बनेगा, A वाले का कोई सॉल्व करके दिखाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड यूजिंग 5 पॉइंट्स इन ए लाइन एंड 3 पॉइंट्स ऑन ए पैरेलल लाइन। मतलब दोनों कोलिनियर दी हुई है, एक दी है ऐसा, ठीक है, और एक हमें दी है कुछ ऐसी, दोनों ही कोलिनियर है हमारे लिए। अभी हम कोलिनियर नॉन कोलिनियर भूल जाते हैं, मेरे पास कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है। अभी हम कोलिनियर नॉन कोलिनियर भूल जाते हैं कि नॉन कोलिनियर और कोलिनियर जैसी चीज है। तो मेरा आंसर क्या होता, 8C3 है। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया भाई 5 पॉइंट तो कोलिनियर थे, अगर वहां से आपने तीनों पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे तो वो गलत हो गया होगा, वो नहीं होगा, 5C3 हटाना पड़ेगा। फिर एक और पता चला 3 पॉइंट भी कोलिनियर थे, वो भी पैरेलल दिए थे, तो वो भी मुझे हटाना पड़ेगा। कितना आ रहा है आंसर, 8 इंटू 7 इंटू 6, और ये क्या है 3 2 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आया 56, यहां पे क्या आएगा, ये 10 आएगा, और ये कितना आएगा 1 आएगा, मतलब 11 घट जाएगा, तो कितना आ रहा है 45। तो देखिए एक के थर्ड आने से भी हमारा काम ऑलमोस्ट हो रहा था। हमें सब नहीं करना होता, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे जब भी मैच द फॉलोइंग कोई भी बंदा देगा, ऐसे मैच द फॉलोइंग आपको जब भी कोई भी बंदा देगा तो वो ऐसे ही देगा कि आपको ज्यादा, आपको भी स्मार्टली थोड़ा सोचना होगा। अगर मुझे लिखा होता कि A1 यहां पे भी लिखा है, A1 यहां पे भी लिखा है, तो मैं A वाले को सॉल्व करना बेवकूफी समझता, मैं एक ऐसे ऑप्शन को क्लिक करने की कोशिश करता इन चारों में जो चारों में डिफरेंट मुझे दिख रहा होता। जैसे मैंने क्या देखा, D देखा, D देखिए चारों में डिफरेंट दिख रहा है, A देखा, A भी मुझे चारों में डिफरेंट नहीं दिख रहा है, मैं फंस गया था। A को बनाना मेरे लिए गलती होती, मुझे 2 ऑप्शन को कंपेयर करना पड़ता। A को मैंने बनाया, 2 जगह मुझे थर्ड मिल रहा है, देख रहा है नहीं। अगर A को मैंने बनाया होता तो मैंने बेवकूफ़ी की होती, लेकिन अगर हमने C को बनाया होगा, C मुझे चारों जगह डिफरेंट दिख रहा है ना, क्लियर है। तो ये चीजें भी ध्यान रखें, ये हमेशा नहीं होता कि हमें सब चीज सॉल्व ही करनी है, हमें स्मार्टली भी बहुत सोचना है, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉन यूजिंग वर्टिसेस ऑफ ए ऑक्टागन कितने बनते हैं, 20, बिल्कुल सही है। बी का कौन सा, बी के देखिए सारे ऑप्शन अलग थे, हाँ बी के भी सारे ऑप्शन अलग थे। अगर हम बी भी बना लेते तो हमें बी से भी ये पूरा मैच द फॉलोइंग हो जाता। तो आपको अपने मैच द फॉलोइंग में क्या हिंट मिली, आपको अपने मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले एक ऐसा देखना होगा जिसमें चारों ऑप्शन में जो चीज अलग हो, तो आप वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप क्या देखना, फेरे ऑप्शन देखना, और ऑप्शन में देखना कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो चारों में अलग है, तो आप सॉल्व करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा और अदर 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। और कौन सा इसमें बचा है, आप पॉलीगन विथ 35 डायगोनल्स, कितनी साइड्स होंगी ये बताना होगा, कितनी होंगी, बचा ही एक 10 है, ठीक है। तो ये NC2 माइनस n को क्या करना है, हमें 35 के बराबर करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब ऐसे क्वेश्चन आए हैं, उसमें भी हमने देखा है, इसमें भी हमने देखा, मैच द फॉलोइंग में ध्यान रखिएगा।
जल्दी से एक और नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज तो देख के खुशी हो जाती है। क्या हो रहा है इसमें? 4 है, 10 है, 82 है, 244 है, कुछ नहीं करा जा रहा है। प्रैक्टिस कर लोगे। ये 4 है ना, क्या है? 4 है, 10 है, 80 डैश है, क्या है? डैश है, एंड देन फॉलोड बाय 82 है, 244 है और 730 है। ठीक है, तो ये 4 इंटू 3 माइनस 2 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यहाँ पे भी हम पहुंच नहीं सकते तो छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए ये 82 है, 82 इंटू 3 कितना आएगा? 246 माइनस 2 करेंगे, क्या आ रहा है? सर वैसे करिए ना, 3 की पावर 1 प्लस 1, 3 की पावर 2 प्लस 1, 3 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो 4 आएगा। अच्छा हाँ, वो भी हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी सही कह रहा है। ये क्या कह रहा है? 1 क्या कह रहा है? 3 स्क्वायर 3 की पावर, ये कहाँ आ रहा है 4 में? चलिए फिलहाल छोड़िए उसको, इसको देखिए। ठीक है, ये क्या हो रहा है? 10 इंटू 3, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। 10 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। 28 इंटू 3 माइनस 2 क्या हो रहा है? 84, और ये क्या हो रहा है? 82 हो रहा है। तो हमारा क्या ऑप्शन आ रहा है? 28 आ रहा है। ठीक है, अभी हम देख लेंगे, हमारे पास इतना रुकने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? मतलब आपको ये देखना डिफरेंस बेस, सबसे पहले डिफरेंस जरूर लगाया करें। कभी दिख जाए, अगर आपको दिख रहा है कोई नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमसे आप तेज नहीं हो सकते, हमें पता है आप जो कोच होता है वो बूढ़ा होता है, वो उससे मैच में उतार दिया जाएगा तो वो अच्छा नहीं खेलता है। जो रियल में प्लेयर होते हैं वो अच्छा खेलते हैं। ठीक है, तो आपका दिमाग अभी हमसे अच्छा है। ठीक है, क्लियर है ये? बस ये देखिएगा, थोड़ा डिफरेंस को थोड़ा सा ज्यादा तरजीह दीजिएगा, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ सीरीज में डिफरेंस को हो रहा है ना, डिफरेंस अप्लाई हो रहा है ना, तो डिफरेंस को थोड़ा ज्यादा तरजीह दीजिएगा। ठीक है, दसते हो। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बताएगा कौन? मैंने साइलोजिज्म में कई बार आपसे कहा है कि वेन डायग्राम हम कम से कम बनाना चाहते हैं, उसका हमें बहुत फायदा मिलता है। देखिए ये दो तो नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकती। मतलब हमें, अगर हम वेन डायग्राम बनाते, क्यों बनाए हम इतना वेन डायग्राम? हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे। ठीक है, ये दो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है, हमें जो ऊपर दिया गया है वो दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन कभी भी नेगेटिव बना ही नहीं सकता, और एक इंडिविजुअल पॉजिटिव भी कभी नेगेटिव दे नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इनोवेटिव को स्टूडेंट से रिलेट करना है। ठीक है, तो हम वेट लगा लेते हैं, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं कि समझ में आ जाए सबको। तो वेट अलॉटमेंट 100 और 50। ठीक है, यहां पे वेट क्या होगा? 100 एंड 50। ये इनकम हो गई हमारी। अब हमें अपना खर्चा देखना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? ये 100 है, ये है 50। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमारी इनोवेटिव की जो इनकम है वो 50 है, और खर्च मैं ज्यादा कर दे रहा हूं, तो ये गलत होता है। इनकम जो है कभी भी खर्चे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, उल्टा कह रहे हो। इनकम जो है वो खर्चे से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो बचा क्या? ये देखिए 100 अगर हमने इसको किया, ये 50 किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट की इनकम क्या है? 100 है, स्टूडेंट का एक्सपेंस क्या है? 100 है, इनोवेटिव का क्या है? ये है। इसीलिए कह रहा हूं, ये मेथड अगर आप अपने उसमें ले आओगे, आप और लोगों से बहुत अलग हो जाओगे। मैंने अभी तक नहीं देखा है, बिल्कुल बता रहा हूं, जितनी भी वीडियोस आप देख लीजिए, किसी को मैंने इससे लगाते हुए नहीं देखा है। तो ये आपको हल्का सा एज दे रहा हूं। 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे बना लिए, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो आता है, मतलब आपके पास बहुत एज मिलेगा। हम वहां पे स्पेस भी बचाएंगे, टाइम भी बचाएंगे, और जरूरी है वहां पे। ठीक है, बहुत बोल रहे हो हैं, बहुत बोल रहे हो। चलो खड़ा करेंगे किसी ने यहीं पे। ये देखिए फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें, कैसे किया जाए?
थोड़ा सा ये मैथ्स का क्वेश्चन उठा लिया सर आपने, बड़ा ख़राब हो आप, ऐसे उठा लेते हो ये हैं। आया ही हुआ है, उठाया है, सब आए हुए हैं। कैसा है, क्या आंसर होगा इसका? There are 4, 5, 3 possibilities of writing 4-digit numbers which have all distinct digits. इसका मतलब क्या है? 4 डिजिट का नंबर आप कैसे लिखते हो? हमारे को कुछ बताया नहीं गया, मतलब हम 0 से लेकर 9 तक सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं ना, लेकिन पहली प्लेस पे हम 0 नहीं फिल कर सकते क्योंकि 0 फिल करने से ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास ऑप्शन कम है, कितने? सिर्फ 9 ऑप्शन है। सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास 0 भी अवेलेबल हो जाएगा, तो लेकिन रिपीटिशन नहीं अलाउड है, तो ये कितना आएगा? आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, 5, 3, 6। मतलब ये इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही दिया है, ठीक है। अब आते हैं पहले पर। पहले क्या है? द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ईच ऑफ 6 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम दिस। ये कैसे करेंगे? अब हमें डिजिट्स बता दिए गए हैं, कैसे करेंगे? सही है या गलत है? कौन बताएगा? हैं? गलत है? सोच लीजिए, शायद नहीं करिए। रॉन्ग है गलत है, सही है बेटा? सर, रॉन्ग है फर्स्ट स्टेटमेंट। रॉन्ग है फर्स्ट स्टेटमेंट। चलिए करते हैं हम, कोशिश करते हैं हम। छह डिजिट नंबर की बात की जा रही है ना, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ईच ऑफ 6 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स। तो बनाने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि शायद अभी हम बना रहे थे तो हमें कुछ अपोजिट रिजल्ट मिला था। 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, और हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। 6 ही डिजिट्स हैं हमारे पास, हैं? 100 आ रहा है, ठीक है। 6 डिजिट्स को हमें अरेंज करना है। ये 6 डिजिट्स दिए हुए हैं हमें, इनको हमें इसमें अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करोगे? 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। 6 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे मतलब कि अभी हम कुछ आइडेंटिकल और वो नहीं ले रहे हैं, कुछ आइडेंटिकल और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल से अरेंज करने पे ये कितना आएगा? 720 आएगा, है ना? आएगा 720। 720 मतलब अगर ये पहले वाला सेट की बात करें तो ऐसे 120 के कितने सेट आ रहे हैं? 6 सेट आ रहे हैं ना। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट आएंगे ना। 6 की 5 आएंगे, 5 सेट आएंगे। कितने सेट आएंगे? 120 इंटू 6 होगा, बताइए। 6 होगा ना सर। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता ना, बट हाँ, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, अभी वो बताऊंगा। तो उसी लिए पहले तो ये ऐसे ही करिए। पहले ये 720 है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही बताने ही जा रहा हूं, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे 120 सेट आते। अगर हम बिल्कुल, मैं ये सोच रहा हूं बस 6 डिजिट है मेरे पास, अभी मैं आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट जैसी कोई चीज नहीं देख रहा हूं। मेरा देखने का तरीका देखिए, टाइम लगा रहा हूं इसमें, आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट जैसी कोई चीज मैं नहीं देख रहा हूं। मैं कैसे ये क्वेश्चन करता हूं? 6 डिजिट दिख रहे हैं, 6 फैक्टोरियल मतलब 720 होंगे। तो अगर हर एक को उससे देखेंगे तो टोटल 120 के सेट आएंगे। जो अभी एक बच्ची ने बात कही वो बहुत बढ़िया बात कही कि सर पहली डिजिट पे आप 0 नहीं ला सकते हो, मतलब इसमें एक 120 का सेट हमारा कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मतलब हमारे पास सिर्फ यही सेट रहेंगे, कितने? 120 इंटू 5। लेकिन अभी ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे एज इट इज ऐसे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ हमें आइडेंटिकल दिख रहे हैं। 2 कितनी बार दिख रहा है? 3 बार दिख रहा है, मतलब 3 फैक्टोरियल से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और फिर 1 कितनी बार दिख रहा है हमें? 2 बार दिख रहा है, तो हमें इसको इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, और ये कितना आएगा? 60 आ रहा है कि 120 आएगा? टोटल 60 आ रहा है,
60 आ रहा है, टोटल 60। टोटल कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। सर जीरो वाला के हैं? वो सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं। फिर से देखिएगा, एक चीज और गलती हो गई यहां पे। ये 720 है, पहले तो मैं 720 में कितने आएंगे? 720 है हमारे पास। 720 में से हमने पहले नॉर्मल करिए, इसको बाद में देखेंगे, जीरो वाला केस हम बाद में हटाएंगे। 720 है, तो ये कितना है? ये 3 है ना, आइडेंटिकल। 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा हमारा? सिर्फ 5 फैक्टोरियल आएगा। हाँ, 120 को माइनस करना पड़ेगा ना पहले। तो ये एक चीज ये करिए, इसको 120 को माइनस भी कर, लेकिन रुकिए दूसरी तरीके से बता देता हूँ। ये गलत नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, ये जो आप लोग गलत कह रहे हो ना, ये गलत नहीं है, ऊपर वाला भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। रुकिए, मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको, थोड़ा सा मैंने से गलती हो रही है, अभी मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो भूल जाइए कि कोई आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट जैसी चीज है, ठीक है। हमारे पास 6 डिजिट हैं और हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 6 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगा? 720। अब आपने बता दिया कि सर एक 120 का आप सेट नहीं बना सकते हो, सिर्फ 120 के 5 ही सेट आपके वैलिड होंगे। ऐसा इसलिए है सर क्योंकि आप जीरो जो है वो पहली प्लेस पे नहीं रख सकते। तो मैं यहां तक की एग्री किया। उसके बाद मुझे क्या ध्यान आया कि इसमें कुछ आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट, और जीरो को मैंने हटा दिया है। अब जीरो को मैंने हटा दिया, अब मैं सिर्फ 5 डिजिट के नंबर के बारे में बात करने जा रहा हूं सिर्फ, ठीक है, ठीक है। 5 डिजिट के नंबर के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो ये क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कितना आएगा मेरा? करिए, सॉल्व करिए। 10 आएगा, और 10 इंटू 5 सेट में करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा एक सेट में, ठीक है। तो मतलब 5 सेट है हमारे पास ऐसे सिर्फ, तो कितना आ रहा है? 50। ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, बार बार रुक रहा था। देख लीजिएगा, एक बार और चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, लेकिन मुझे ये गलत नहीं लग रहा था। ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन रूल का क्वेश्चन है। डायरेक्टली रूल अगर आपको पता होता तो बहुत आसानी से निकल जाता है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, एक और क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरफ है। A person in for an examination in which there are 4 paper with a maximum of m marks from each paper. The number of ways in which one can get 2 m marks. ठीक है। अब इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन 1 है, एग्जामिनेशन 2 है, और हमें 4 m मार्क्स तो नहीं मिल रहे, मतलब 50% मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 2 m को मुझे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 2 m मार्क्स को मुझे, मतलब इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं हमें। यही तो कह रहा है कि हमें कितनी तरीके से 2 m मार्क्स मिल सकते हैं इन 4 पेपर में टोटल, मतलब इन टोटल का समेशन क्या है? 2 m, मतलब इसका मुझे नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो एक आपको रिलेशन थोड़ा सा डायरेक्ट बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। एक रिलेशन होता है, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? मार्क्स जो है वो एक एक आइडेंटिकल हैं। अगर यहीं पे डिस्टिंक्ट चीजें होती तो ये हम ना लगा पाते। इसमें क्या होता है? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहां पे क्या होता है? n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और r क्या होता है? नंबर ऑफ ग्रुप्स इन विच यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, इन विच यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट। तो यहां पे क्या है मेरे पास? क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है? मार्क्स। 2 m मार्क्स टोटल मुझे मिल रहा है। इन 2 m मार्क्स को मुझे इन 4 पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरा ये n की वैल्यू क्या दी है? 2 m। कितने पेपर है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? कितने ग्रुप में? 4।
-1 4 -1, मतलब ये क्या आ रहा है 2m + 3 और C3। अगर ये आपको रिलेशन डायरेक्ट पता है तो ये आप बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं तो यहाँ से धुआं निकलेगा। इसीलिए कई बार कहते हैं कि कई बार रूल्स को भी देखा करिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल है, ये अगर आपने कभी पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रूल फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इसका यूज हम कई बार करते हैं किस चीज के लिए, हम जब कोई चीज को n नंबर ऑफ मतलब r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम इसको लगाते हैं। तो कई बार हम इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो m होगा, ये जो x1 है या x1 जो भी है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 भी हो सकता है। कोई पेपर में मुझे 0 मिल गया और नहीं आता था, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी हो सकती है, 2m हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये होल नंबर, अगर मुझे कह दिया गया होता कि कोई भी पेपर में आपको 0 नहीं मिलेगा, मतलब ये नेचुरल नंबर बता दिया गया होता, तो उसका भी केस डिफरेंट हो जाता। वो कभी मिलेंगे तो बताएंगे, बहुत चेंजेस होते हैं हल्का सा। अगर कोई हमसे कह देते यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये होल नंबर है, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट रिलेशन लगा लिया, नहीं तो थोड़ा सा और चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, समझ में आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। आया हुआ है क्वेश्चन तो ये फिगर काउंटिंग में मैंने काउंट कर लिया है। चेस बोर्ड हमने शायद आपको पढ़ाया हुआ है। चेस बोर्ड में कितने होते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमने पढ़ाया था ना, और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम क्या होगा, दोनों सेम ही होते हैं ना, तो मतलब ये 1296 तो सही कह रहा है। ठीक है, आया कैसे था 1296, 36 × 36 करने से आया था, याद है? ऐसे आया था, मतलब कि 9c2 9c2 है ना, ऐसे आया था। तो ये भी वही तो लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन ए सेट ऑफ m पैरेलल लाइन, यहाँ पे m को उन्होंने n कर दिया, चलो ठीक है, इंटरसेक्ट बाय अनदर सेट ऑफ n पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन सही है, उन्होंने m और n थोड़ा अलग कर दिया, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही है, मतलब ये ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा है, बोथ a and r, ये। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था। थोड़ा सा डिफिकल्ट साइज दिख रहा था आपको ना, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए, एक मैच द फॉलोइंग के लिए जो हमने बताया कि हमेशा एक को पकड़िएगा, वो 2 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो हमने देखा नहीं, हमने हल्के में ले लिया, तो हमने देखा नहीं, देख लेंगे तभी हम बता देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे हम आपकी क्लास एंड करते हैं। ठीक है।